हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 10, जिसका नाम है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, जिसमें हम करेंगे टोटल 100 क्वेश्चन। आज की वीडियो में मिलेंगे आपको 1 to 50 और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे 51 to 100 क्वेश्चन। तो आप सबसे पहले जाकर के वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कुछ भी, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके और हमें भी कुछ मोटिवेशन मिल सके कि हम आगे भी कुछ इससे बेटर करके आपको दिखा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग क्या होती है? बेस्ट डिफाइन टैक्स प्लानिंग। तो टैक्स प्लानिंग की डेफिनेशन पूछिए, बेसिकली इलीगल मेथड टू रिड्यूस टैक्स, effective minimization of tax liability through legally permissible methods, procedures to tax evasion, ignoring compliance requirements। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी will be the right answer। tax planning arrange affairs using legal provision to reduce tax liability without violating टैक्स लॉ। मतलब टैक्स लॉ को तोड़े बिना अपने टैक्स को कम करना, टैक्स लाइबिलिटीज को कम करना, उसके लिए जो हम करते हैं उसको कहते हैं टैक्स प्लानिंग। Next question. According to the Indian Income Tax Act, an individual qualifies as a resident if they spend at least how many days in a financial year? एक फाइनेंशियल ईयर में कितने दिन अगर वो अपने देश में रहे तो उसको रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहा जा सकेगा? तो यहाँ पे उसका आंसर होगा 182 डेज। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या होता है, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसे 182 दिन आपको एक कंट्री में रहना होता है रेजिडेंट बनने के लिए। An individual who meets the basic resident test but fails to satisfy the additional condition for being ordinarily रेजिडेंट इज क्लासिफाइड एज, मतलब कि एक जो है बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसको तो फुलफिल कर रहा है बट वो एक अदर कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता है, तो उसको क्या कहेंगे? नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, RNOR इसकी फुल फॉर्म पता चल गई आपको, स्टैट्यूटरी रेजिडेंट। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, RNOR, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो such individuals are classified as RNR since they satisfy only a basic क्वालिफिकेशन फॉर रेजिडेंसी। मतलब कि एक बेसिक क्वालिफिकेशन को तो वो क्वालिफाई कर रहा है मगर एडिशनल कंडीशंस जो है उनको वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसको RNOR कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफरेंशिएट टैक्स प्लानिंग फ्रॉम टैक्स इवेजन। टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन में कौन सी क्या डिफरेंस है उसने बेसिकली पूछा है। द टैक्स प्लानिंग इज लीगल, टैक्स इवेजन इज, टैक्स प्लानिंग इज इलीगल, टैक्स इवेजन इलीगल। तो टैक्स प्लानिंग तो लीगल होती है, ये कट कर दो। बोथ आर इलीगल, तो बोथ आर इलीगल भी नहीं है, कट कर दो। टैक्स प्लानिंग यूज लीगल मेथड वाइल टैक्स इवेजन इन्वॉल्व्स हाइडिंग और मिस रिपोर्टिंग इनकम, ये हो सकता है। टैक्स इवेजन इज ओनली प्रैक्टिस बाय बिजनेस, ओनली देख के ही कट कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी कर दीजिए इसका राइट आंसर। टैक्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स लीगल मेजर वेयर टैक्स इवेजन अनलॉफुली कंसील्स इनकम और इन्फ्लेट्स डिडक्शंस। Next question, if an individual stays in India for 100 days in a financial year and more than 365 days over the preceding 4 year, his status is। तो यहाँ पे ऑप्शन उसका रहेगा RNOR, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में 100 डे से कम रहा है मगर पिछले 4 सालों में उससे पिछले जो 4 साल है उसमें वो 365 दिन से ज्यादा रह गया है, तो उसको क्या कहेंगे? RNOR। तो ऑप्शन नंबर बी, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। मीटिंग द 60 डेज एंड 365 डेज कंडीशन मेक्स द पर्सन अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट सिंस द 182 डेज रूल इजंट मेट इन द करंट ईयर। मतलब रेजिडेंट बनने के लिए तो एक फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन रहना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम heads is not included in the computation of total income under the income tax act। इनकम टैक्स के टैक्स एक्ट के अंदर इनकम टैक्स को काउंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए इनमें से कौन सा चीज कैलकुलेट नहीं की जाती है, मतलब कि एड ऑन नहीं की जाती है? सैलरी, कैपिटल गेन्स, एग्रीकल्चर इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस एंड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स एंड इज नॉट पार्ट ऑफ द टोटल इनकम कंप्यूटेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडिविजुअल अर्निंग मोस्टली सैलरी इनकम जनरली फाइल्स विच फॉर्म, मतलब जिसकी सारी की सारी इनकम, मोस्ट इनकम क्या है, सैलरी से आती है, उसको कौन सी आईटीआर फिल करनी पड़ती है, तो आईटीआर वन। आईटीआर वन का नाम क्या है, सहज। सहज सुगम अलग अलग आईटीआर होते हैं, तो यहाँ पे आईटीआर वन का नाम क्या बताया, सहज। इज डिजाइन फॉर इंडिविजुअल विद इनकम फ्रॉम सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर माइनर सोर्सेज। Next question, house rent allowances HRA exemptions are provided under which section of the income tax एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कौन से मतलब सेक्शन के अंदर एचआरए एग्जेम्पशंस दिए गए हैं, तो यहाँ पे रहता है ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 10(13)A, सेक्शन 80C, सेक्शन 24B, सेक्शन 80D। तो यहाँ पे आपको रहता है सेक्शन 10(13)A, सेक्शन 10(13)A। एचआरए बेनिफिट आर कवर्ड अंडर सेक्शन 10(13)A, ठीक है। एचआरए का एग्जेम्पशन कहाँ मिलता है, 10 और 13A के अंदर। आप मेरे को बताइएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी दे रखा है सेक्शन 18C 80C, तो इसमें कौन सा अपने को एग्जेम्पशन मिलता है, किसमें मतलब कि क्या डिडक्शन मिलती है हमें सेक्शन 80C के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज आपके लिए, इज इन कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग डेप्रिसिएशन इज प्राइमरली यूज्ड टू। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के अंदर डेप्रिसिएशन का यूज क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं हम, अवॉइड टैक्स रजिस्ट्रेशन, डिडक्ट अ पोर्शन ऑफ द एसेट कोस्ट फ्रॉम टैक्सेबल इनकम, आर्टिफिशियली इंक्रीज टैक्सेबल प्रॉफिट, कैंसल प्रीवियसली पेड टैक्स। तो ये देखिए सी और डी तो नेगेटिव है, ठीक है, तो और ए के लिए हम करेंगे नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी बचा अपना, एलिमिनेशन मेथड से ही सोल्व हो जाता है। डिडक्ट द पोर्शन ऑफ द एसेट्स कॉस्ट फ्रॉम टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम को कम करने के लिए डेप्रिसिएशन लगाते हैं। द मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, MAT फुल फॉर्म याद रखिएगा, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स इज डिजाइन टू एंश्योर दैट कंपनीज, कंपनी के ऊपर MAT का रूल क्यों लागू किया गया है, तो यहाँ पे होता है कि मिनिमम इतना टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन ए, एंगेज इन टैक्स इवेजन, नो, पे मिनिमम टैक्स इवन इफ दे डिक्लेयर लो टैक्सेबल इनकम, हाँ जी ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी। MAT ensures that companies with significant book profit pay at least a minimum tax regardless of deduction claimed, ठीक है। Next question, recent reforms have led to a reduced corporate tax rate. For many domestic companies opting for the existing design, the approximate statutory tax rate excluding surcharge और सेस is, तो यहाँ पे क्या होगा, कितना है वो रेट क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, 25%। रिफॉर्म्स हैव ब्रॉट डोमेस्टिक कंपनीज अंडर ए रिड्यूस्ड रेट about 25% or even 22 for new manufacturing unit under specified conditions. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, DDT फुल फॉर्म याद कीजिएगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज लेविड ऑन, किसके ऊपर लगाया जाता है, वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट के ऊपर ही लगाया जाएगा। तो शेयर होल्डर रिसीविंग डिविडेंड, कंपनीज डिक्लेयरिंग डिविडेंड पेमेंट, टैक्स अथॉरिटीज रिटेन्ड अर्निंग, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, कंपनी डिक्लेयरिंग डिविडेंड्स पेमेंट, जो कंपनी डिविडेंड की पेमेंट को डिक्लेयर करती है तो उसके ऊपर DDT लगता है। DDT इज पेबल बाय द कंपनी दैट डिक्लेयर्स द डिविडेंड, नॉट बाय द शेयर होल्डर, कंपनी पे करती है। A fundamental difference between direct and indirect tax is that डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंशिएशन पूछा है इसने, तो इनडायरेक्ट टैक्स आर पेड डायरेक्टली, अब इनडायरेक्ट डायरेक्टली कैसे हो जाएगा, यहाँ पे कट कर दो, direct tax are levied on income profit whereas indirect tax are on goods and services, ये हो सकता है। both are based on the same tax base, नहीं, जब अलग अलग है तो सेम टैक्स बेस पे कैसे हो जाएंगे। there is no meaningful difference, अगर पूछा है तो मीनिंगफुल तो होगा कुछ, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। डायरेक्ट टैक्सेस आर बेस्ड ऑन द इनकम और प्रॉफिट while indirect tax are imposed on goods and services। अब इसने एग्जांपल भी दे दिया, डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको कहते हैं GST, जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ टैक्स पेयर इज मोस्ट लाइकली टू बी रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स कौन से ग्रुप को पे करना पड़ता है, एडवांस, सैलरीड एम्प्लॉयज, retirees on pension income, self-employed professional with taxable income above 10,000, non-resident earning only passive income, तो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल विदाउट TDS,
tax deducted at source must pay advance tax if their estimated liability exceed द थ्रेशोल्ड से ज्यादा उसकी लाइबिलिटी बढ़ने लग जाए तो उसे क्या करना होता है, एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स मतलब एलटीसीजी की बात कर रहा है, एलटीसीजी की, ठीक है। सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड एक्सीडिंग स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड आर टैक्सड एट, किस चीज कितने परसेंट के ऊपर टैक्स लगाया जाता है एलटीसीजी का। तो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए 10% विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट। 10% का जो होता है वो टैक्स लगता है। एक्सप्लेनेशन इज एलटीसीजी ऑन लिस्टेड शेयर वेयर एसटीटी इज पेड। एसटीटी की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टेस्ट tax is taxed at 10% without offering the benefit of indexation. Next question, depreciation on assets for business. Depreciation on assets for business is provided under which section of the income tax act? जो depreciation का है जो वो कौन से एक्ट से रिलेटेड है, मतलब कि सेक्शन से रिलेटेड है, तो वो होगा सेक्शन 32। ऑप्शन नंबर A will be the right answer. Section 32 covers depreciation allowances on assets used in business or professions. Next question. A common corporate tax planning strategy is to. Common corporate tax planning क्या है? तो क्या है? Misclassify revenue as an expense. No. Reinvest profit in capital asset to benefit from additional depreciation. Reinvest profit in capital assets to benefit from additional depreciation। हाँ जी, हो सकता है। Delay all income recognition indefinitely and under report टोटल सेल्स को कम दिखा दीजिए। तो यहाँ पे ये करेंगे नहीं हम, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर कि हम हमारे जो प्रॉफिट है उनको री इन्वेस्ट कर देते हैं किसी में, कैपिटल एसेट्स में, जिससे आगे जाके डेप्रिसिएशन बढ़ जाए और हमें टैक्स बेनिफिट मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर प्राइसिंग रेफर्स टू। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है, ठीक है। तो ऑप्शन है सेटिंग प्राइस फॉर इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स, determining the price of employee stock options, government mandated commodity pricing, pricing is in unrelated third party deals। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, सेटिंग प्राइस फॉर इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। इट डील्स विद द प्राइसिंग ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड ऑफन क्रॉस बॉर्डर एंटिटी टू एंश्योर प्रॉपर प्रॉफिट एलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स इंसेंटिव। क्वेश्चन पूछा है टैक्स इंसेंटिव एंड डिडक्शंस आर प्राइमरली डिजाइन्ड टू। टैक्स इंसेंटिव जो है, डिडक्शंस है, वो किस लिए डिजाइन किए गए हैं? इंक्रीज ओवरऑल टैक्स बर्डन्स, एनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटी, कॉम्प्रोमाइज कंप्लायंस, पेनलाइज टैक्स पेयर। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर कि इससे क्या है, जो इंसेंटिव्स है, टैक्स इंसेंटिव या डिडक्शंस है, उससे क्या है, इंकरेजमेंट मिलती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए और इकोनॉमिक एक्टिविटी, स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे हम इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं उसमें हमें टैक्स इंसेंटिव्स वगैरह मिल जाते हैं हमें। दे आर यूज्ड एज पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू फोस्टर इन्वेस्टमेंट इन डिजायर एरिया सच एज रीन्यूएबल एनर्जी और R&D। हाँ जी, R&D में आप लगाओगे तो डिडक्शंस मिल जाती है आपको। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, GAAR फुल फॉर्म याद कीजिएगा, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल इन इंडियन टैक्सेशन आर कंटेन्ड इन। कहाँ पे लिखा गया है JAAR जो है, तो यहाँ है ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 69। सेक्शन 69 के अंदर GAAR लिखा हुआ है, 69 मतलब GAAR गार। एक्सप्लेनेशन, गार प्रोविजन outlined in section 69 and further explained via notification target abusive avoidance schemes। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल अलाउंसेस आर बेस्ट डिस्क्राइब एज। कैपिटल अलाउंसेस को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, डिस्क्राइब किया जा सकता है? बेनिफिट अवेलेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर, डिडक्शंस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लेम्ड ओवर अ पीरियड, immediate deductions for dividend income, rebates on personal expenses। तो ऑप्शन नंबर बी will be the right answer। Capital allowance permit recovery of capital expenditure similar to depreciation over the asset's useful life। Next question, reinvesting dividends in a company is an example of which tax planning method?
जो री इन्वेस्टिंग है डिविडेंड को री इन्वेस्ट किया जाता है कंपनी के द्वारा, वो कौन सी टैक्स प्लानिंग का मेथड होता है? टैक्स इवेजन, इनकम शिफ्टिंग, डेफर्ड टैक्सेशन, इमीडिएट गेन रिकॉग्निशन। तो यहाँ पे होता है डेफर्ड टैक्सेशन, हमारे जो ऊपर टैक्स अभी लगना था उसको हम डेफर कर दिया, आगे के लिए ट्रांसफर कर दिया। री इन्वेस्टमेंट कैन पोस्टपोन पर्सनल टैक्स लाइबिलिटी वाइल कंपाउंडिंग ग्रोथ, और इससे क्या होता है, ग्रोथ भी कंपाउंड हो जाती है। Which of the following statement about loss carry forwards is true? लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, उसके बारे में कौन सी बात है जो सही बोली गई है? लॉस कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, कट कर दो इसको। लॉस फ्रॉम 1 ईयर मे बी ऑफसेट अगेंस्ट फ्यूचर प्रॉफिट अगेन अंडर प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन, हाँ जी हो सकता है। लॉस मस्ट बी फुल्ली रिटर्न ऑफ इन द करंट ईयर, ये तो नहीं होगा, ट्रांसफर कर रहे हैं हम। लॉस आर कैरिड फॉरवर्ड इनडेफिनेटली विदाउट रिस्ट्रिक्शन, ऐसा भी कुछ नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी कर देंगे एलिमिनेशन मेथड लगा करके। टैक्स लॉ अलाउ सर्टेन लॉस टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू सेट ऑफ अगेंस्ट फ्यूचर प्रॉफिट प्रोवाइडेड स्पेसिफिक कंडीशंस आर मेट, मतलब कुछ कंडीशंस को फुलफिल करके आप क्या आज के लॉस को आगे अगले प्रॉफिट में आप उसको ऑफसेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिबेट अवेलेबल अंडर सेक्शन 87A इज एप्लीकेबल टू टैक्स पेयर विद। 87A किस चीज से रिलेटेड है बेसिकली इसने पूछा, तो वो ऑप्शन नंबर है वेरी हाई टैक्सेबल इनकम, मॉडरेट टैक्सेबल इनकम ओनली, net taxable income up to the prescribed limit, income tax exclusively from business। तो ऑप्शन है income exclusively from business, तो यहाँ पे राइट आंसर विल बी द सी ऑप्शन। सेक्शन 87A प्रोवाइड रिलीफ टू इंडिविजुअल्स विद इनकम बिलो अ डिफाइंड सीलिंग, एक सीलिंग पॉइंट से नीचे इनकम होगी उसको ये जो मतलब कि रिबेट मिलती है उसको कहते हैं 87A। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a recognized method to reduce one's effective tax rate is by, मतलब कि एक मेथड है जिसको रिड्यूस किया जाता है, जिससे रिड्यूस किया जाता है एक के इफेक्टिव टैक्स रेट को, वो क्या है, मतलब डेफरिंग ऑल इनकम रिकॉग्निशन इंडेफिनेटली नहीं, शिफ्टिंग पोर्शन ऑफ इनकम टू फैमिली मेंबर्स इन लोअर टैक्स ब्रैकेट ये हो सकता है, ओवरस्टेटिंग बिजनेस एक्सपेंसेस ये तो गलत हो जाएगा, फेलिंग टू रिपोर्ट डिडक्शन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर कि हम हमारे जो इनकम का पोर्शन है वो अपनी फैमिली वालों के मतलब कि वहां ट्रांसफर कर देते हैं ताकि उनको लोअर टैक्स ब्रैकेट्स में फायदा मिले, लोअर टैक्स मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडवांस रूलिंग इन टैक्स मैटर इज सोट टू, एडवांस रूलिंग जो है इन टैक्स मैटर इज सोट टू किस लिए होती है वो, तो यहाँ चैलेंज ए टैक्स ऑफिसर इन कोर्ट, obtain clarity on tax implication before executing complex transaction, delay tax compliances, reclassify income after filing returns। तो देखिए यहाँ पे सी और डी तो कर ही नहीं सकते हम, ए भी नहीं करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी करेंगे। यहाँ पे एडवांस रूलिंग हेल्प क्लासिफाई अनसर्टेनिटीज इन टैक्स लॉज, रिड्यूसिंग रिस्क ड्यूरिंग प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ कंपनी टैक्स रेजिडेंसी इन इंडिया इज डिटरमाइंड प्राइमरली बाय द लोकेशन ऑफ, मतलब कि टैक्स किस हिसाब से लगेगा, किस एरिया के हिसाब से लगा, वो किस चीज के ऊपर बेस करता है, सेंट्रल मैनेजमेंट और कंट्रोल, उस कंपनी का सेंटर पॉइंट कहाँ है, कहाँ की बेस्ड वो कंपनी है, कहाँ की बेस्ड वो इंस्टीट्यूशन है, उसके बेस के हिसाब से हम इनकम टैक्स को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इट सेंट्रल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, मतलब कि कहाँ से कंट्रोल होती है वो कंपनी, मेनली हेड ऑफिस का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉर्पोरेट टैक्सेशन कंसोलिडेशन ऑफ इनकम मींस, कंसोलिडेशन ऑफ इनकम किसको कहते हैं, कंसोलिडेट करना, मर्जिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए ग्रुप फॉर कंप्यूटिंग ओवरऑल टैक्सेबल इनकम, हाँ जी यही रहेगा कि हमारा कोई ग्रुप है उसके अलग अलग ब्रांचेज है, उन सारों की स्टेटमेंट्स को मतलब कि हम अलग अलग जो भी इनकम्स हैं उनको जोड़ करके कंसोलिडेट करते हैं, उसके बाद टैक्स बनाते हैं, तो इस ये होता है कंसोलिडेशन प्रोसेस। कंसोलिडेशन अलाउज ए कॉर्पोरेट ग्रुप टू ऑफसेट प्रॉफिट एंड लॉस अक्रॉस एंटिटीज फॉर ओवरऑल टैक्सेशन टैक्स ऑप्टिमाइजेशन, मतलब एक जगह लॉस हुआ एक जगह प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में से लॉस को घटा करके हम
बाकी के ऊपर टैक्स पे करेंगे, ऑफसेट करने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस अ कंपनी मस्ट टिपिकली, फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड करना है लॉस को, तो उसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यू, हैव नो रिस्ट्रिक्शन व्हाटसोएवर, कंटिन्यू द सेम टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस कंटिन्यूटी, रिवर्स द लॉस इन द नेक्स्ट ईयर, ट्रीट इट एज ए वन ऑफ एक्सेप्शन नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस इज यूजुअली रिक्वायर्ड टू कैरी फॉरवर्ड लॉसेस टू फॉर सेट ईयर्स, मतलब अगले ईयर में जाने के लिए अगले ईयर में आपका बिजनेस तो होना ही चाहिए ना, सेम बिजनेस, तो कंटिन्यू रखना पड़ेगा आपको बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू इन्वेस्टमेंट्स इज टारगेटेड सेक्टर में अट्रैक्ट टैक्स इंसेंटिव अंडर, न्यू इन्वेस्टमेंट करो एक ऐसे सेक्टर के ऊपर जो कि गवर्नमेंट के द्वारा टारगेट पे है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, तो वो टैक्स इंसेंटिव कौन से सेक्शन के अंडर आपको मिलेगा? तो सेक्शन 80C नहीं, सेक्शन 79 नो, स्पेशल प्रोविजन अंडर सेक्शन 10 और स्पेसिफिक नोटिफिकेशन सेक्शन 32 ओनली, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इंसेंटिव फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफन अराइज फ्रॉम सेक्टर स्पेसिफिक नोटिफिकेशन और प्रोविजन अंडर सेक्शन 10 बताते हैं, सेक्शन 10 बताते हैं इस सेक्टर पे अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, for multinational companies maintaining transfer pricing documentation is essential to, documentation क्यों जरूरी है ट्रांसफर प्राइसिंग की? justify price in intragroup transaction, avoid any tax entirely, claim losses in every transaction, increase internal paperwork without benefit, तो ऑप्शन नंबर ए will be the right answer। detailed documentation is required to demonstrate that intercompany pricing adheres to the arm's length strength। Next question, during a corporate tax audit, which of the following is most crucial to validate tax planning? tax planning को validate करने के लिए क्या जरूरी है? unverified invoices no, comprehensive and accurate financial record हाँ जी हो सकता है, informal bank communication, unofficial, बाकी तीन तो नेगेटिव ही है, मतलब अलग ही है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, एलिमिनेशन लगा दीजिए। properly maintained record are vital to support claims made regarding documentation, deductions, expenses and planning strategies। Next question, companies are encouraged to increase R&D, R&D मतलब research and development spending because such expenditure is often eligible for, मतलब कि ऐसे expenditure किस चीज के लिए एलिजिबल होते हैं? नो डिडक्शन व्हाटसोएवर नहीं, 100% इमीडिएट डिडक्शन विदाउट लिमिट्स नो, सुपर डिडक्शन बेनिफिट अंडर सर्टेन प्रोविजन ये हो सकता है, बीइंग टैक्स्ड एज इनकम इंस्टेड ऑफ एन एक्सपेंस, तो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी। स्पेशल इंसेंटिव इज मैनी टैक्स रिजाइम प्रोवाइड एक्स्ट्रा डिडक्शन फॉर R&D एक्सपेंसेस, R&D पे अगर आप खर्चा करते हो तो उसके लिए स्पेशल इंसेंटिव मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग इज टू, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का? completely avoid taxation no, legally minimize tax obligation while aligning with overall business goals, हाँ जी ये रहेगा कि कंपनी के गोल्स भी अचीव होने चाहिए और टैक्स जो है ऑब्लिगेशंस है वो भी मिनिमाइज हो जाना चाहिए, तो इसको कहते हैं हम कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA, मतलब डबल टैक्स एग्रीमेंट अवॉइडेंस एग्रीमेंट फुल फॉर्म याद कीजिएगा, आर डिजाइन टू एंश्योर वन कंट्री कलेक्ट ऑल टैक्स, prevent income from being taxed twice when earned in cross border transaction, मतलब कि हम अलग अलग कंट्री में दो बार इनकम को अर्न कर रहे हैं तो दोनों जगह टैक्स अलग अलग पे करना पड़ जाए, दो बार टैक्स पे करना पड़ जाए एक सेम इनकम के ऊपर, इसके लिए DTAA होता है। DTAA हेल्प टैक्स पेयर अवॉइड डबल टैक्सेशन ऑन द सेम इनकम अक्रॉस डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मल्टी MNC के कंटेक्स्ट में रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट रेफर्स टू, रिपेट्रिएशन का मीनिंग क्या है? कीपिंग प्रॉफिट इन द फॉरेन सब्सिडरी बैंक, ट्रांसफरिंग फॉरेन अर्निंग बैक टू द पेरेंट कंपनी होम कंट्री, ठीक है ये होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। रिपेट्रिएशन मींस मूविंग ओवरसीज अर्निंग बैक टू द डोमेस्टिक पेरेंट सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल टैक्सेस। Next question, delaying the recognition of income tax in the tax planning,
delaying to the recognition of income in the tax planning is used primarily to tax planning के टाइम पे हम कुछ इनकम को क्या है डिले कर देते हैं उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। वो किस लिए किया जाता है? इंक्रीज करंट टैक्सेबल इनकम नहीं, हम डिले कर रहे हैं तो टैक्सेबल इनकम तो कम हो गई हमारी। डेफर्ड टैक्स पेमेंट बेनिफिट बाय शिफ्टिंग द लायबिलिटी टू अ लेटर पीरियड। हाँ जी, यही आंसर रहेगा कि हम जो टैक्स पे की लाइबिलिटी है वो आगे की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, तो हमारा अभी जो है बेनिफिट अपने को मिलता है। डेफरिंग इनकम रिकॉग्निशन पोस्टपोन द टैक्स लाइबिलिटी विच may be beneficial under favorable future tax conditions. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लीगली एक्सेप्टेबल टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी मस्ट। लीगली भी होनी चाहिए और एक्सेप्टेबल टैक्स प्लानिंग भी होनी चाहिए। उसके अंदर क्या खासियत होनी चाहिए? मिस रिप्रेजेंट फैक्ट सब्टली, मतलब नो, अरेंज ट्रांजेक्शन इन कंप्लीट अकॉर्डेंस विद बोथ द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ। हाँ जी, यही रहेगा कि कानून को साथ लेकर के कंप्लीट अच्छे वे में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, अरेंज करना ही जो है लीगली एक्सेप्टेबल टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स प्लानिंग में इन्वॉल्व। कॉर्पोरेट को रिस्ट्रक्चर करना, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो टैक्स प्लानिंग में क्या इन्वॉल्व करता है, मतलब क्यों की जाती है? मर्जिंग और स्प्लिटिंग बिजनेस यूनिट टू टेक एडवांटेज ऑफ डिफरेंट टैक्स बेनिफिट। हाँ जी, ये आंसर रहेगा कि टैक्स बेनिफिट के लिए हम कंपनी को या तो मर्ज कर देंगे या स्प्लिट कर देंगे जिससे हमें कुछ एडवांटेज मिल सके, बेनिफिट मिल सके टैक्स के, तो उसके लिए हम करते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैक्स बेनिफिट फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एसएमईज जो है ऑफन इंक्लूड, क्या बेनिफिट मिलते हैं? नो स्पेसिफिक बेनिफिट, सिंपली कंप्लायंस मेजर्स ओनली, टैक्स हॉलीडेज एंड कंसेशनल टैक्स रेट्स, अ ब्लैंकेट एग्जेम्पशन फ्रॉम all taxes। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। मैनी पॉलिसी डेलिब्रेटेड ऑफर एसएमईज reduced tax rate or holidays to spur growth and development। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू टैक्स क्रेडिट डिफर फ्रॉम डिडक्शन। डिडक्शन से डिफर कैसे करती है टैक्स क्रेडिट? क्रेडिट reduce taxable income indirectly, credit reduce tax liability on a rupee for rupee basis after calculation, deduction directly lower the final tax payable, both serve identical function। तो option number B will be the right answer। tax credit subtract directly from the tax liability unlike deductions which lower the taxable income। जो देखिए दो चीज पूछी, डिडक्शंस क्या है? इनकम को ही हटा देती कि इस इनकम के ऊपर टैक्स ही नहीं लगना है, तो उस इनकम को कैलकुलेशन से ही बाहर कर देती है। और जबकि जो टैक्स क्रेडिट है, टैक्स कैलकुलेशन होने के बाद जो टैक्स काउंट हुआ, कैलकुलेट हुआ, उसको कम करेगी, खत्म करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस विच इज नॉट येट अर्न इज जनरली क्लासिफाइड एज डेफर्ड रेवेन्यू, इमीडिएट इनकम, कैपिटल गेन, नॉन टैक्सेबल इनकम। तो डेफर्ड रेवेन्यू कहांगे। डेफर्ड रेवेन्यू इज कलेक्टेड इन एडवांस एंड रिकॉग्नाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ सर्विस एंड डिलीवरी इज रेंडर्ड। मतलब कि जब डिलीवरी हो जाएगी तब जाकर के उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो उसको कहते हैं हम डेफर्ड रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स मतलब FBT फुल फॉर्म याद कीजिएगा, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन, किसके ऊपर लगाया जाता है? FBT। एम्प्लॉइज रिसीविंग नॉन मॉनेटरी पर्क्स, नो। एम्प्लॉयर्स प्रोवाइडिंग सर्टेन फ्रिंज बेनिफिट, ये हो सकता है। गवर्नमेंट एजेंसीज डिस्ट्रीब्यूटिंग बेनिफिट्स, गवर्नमेंट एजेंसीज के ऊपर भी टैक्स, नो। आउटसोर्स्ड सर्विस वेंडर, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। FBT was charged on the employer for providing fringe benefit to employees। एम्प्लॉइज को एक्स्ट्रा बेनिफिट कुछ दे रहा है तो उसके ऊपर जब टैक्स लगता है उसको कहते हैं फ्रिंज बेनिफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग इज अ स्ट्रेटेजी दैट इन्वॉल्व्स। टैक्स लॉस को हार्वेस्ट करना कौन सी स्ट्रेटेजी है? उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? इन्वेस्टिंग सोलली इन हाई यील्ड स्टॉक्स, सेलिंग इन्वेस्टमेंट एट अ लॉस ऑफ टू ऑफसेट कैपिटल गेन्स टू रिड्यूस टैक्सेबल इनकम। हाँ जी, यही रहेगा। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम वैसी इन्वेस्टमेंट को लॉस में ही बेच देते हैं जो आउट परफॉर्म कर रही है, मतलब कि खराब परफॉर्म कर रही है, उसको हम बेच देंगे लॉस पे। तो हम लॉस को प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, फिर प्रॉफिट कम होगा तो हमारी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। टैक्स को बचाने के लिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, टैक्स के लॉस को कम करना, खत्म करना। प्रॉपर एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस इन टैक्स प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट
प्रॉपर एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस क्यों जरूरी है, मैक्सिमाइज रिपोर्टेड टैक्सेबल इनकम, कंप्लाइज विद मैचिंग प्रिंसिपल एंड इंश्योर एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। Option number C has no impact on the tax calculation. D automatically reduce taxable income to zero. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, कंप्लाइज विद मैचिंग प्रिंसिपल एंड एंश्योर एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, when comparing the tax statement of dividend and interest income, which statement is correct? जब हम कंपेयर करें टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम तो कौन सी स्टेटमेंट सही मानी जाएगी? बोथ आर टैक्स्ड आइडेंटिकली, डिविडेंड ऑफन बेनिफिट फ्रॉम स्पेशल रिजाइम्स व्हाइल इंटरेस्ट इज टैक्स एज पर द एप्लीकेबल स्लैब। ठीक है, यहाँ पे यही आंसर रहेगा कि डिविडेंड्स क्या है, स्पेशल रिजाइम में आकर के बेनिफिट लिया जा सकता है, बट इंटरेस्ट के ऊपर तो जो टैक्सेबल टैक्स लगेगा जितना मतलब स्लैब के अकॉर्डिंग वो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर ऑन। 80C का जो है टैक्स स्टेट में सेक्शन है वो कैसे किस चीज के ऊपर हमें डिडक्शन प्रोवाइड करता है? तो वो करता है हमें, हम इन्वेस्टमेंट करें कोई इंश्योरेंस पॉलिसी टाइप ऐसी चीजों में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, इन्वेस्टमेंट लाइक प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉर्पोरेट प्लानिंग कंसोलिडेशन स्ट्रेटेजीज कैन बी यूजफुल टू। कंसोलिडेशन क्यों किया जाता है इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि हम कंपनी के अलग अलग ब्रांचेस की अलग अलग एंटिटी की जो फाइनल प्रॉफिट और लॉस है उनको कंबाइन करते हैं जिससे कि हमारा टैक्सेबल जो इनकम है उसको काउंट कैलकुलेट किया जा सके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, कंबाइन प्रॉफिट एंड लॉस अक्रॉस रिलेटेड एंटिटी टू ऑप्टिमाइज ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए मल्टीनेशनल कंपनी की बात कर रहे हैं, जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ऑफन एम्प्लॉयड। तो जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन है वो क्यों की जाती है एमएनसीज के अंदर? ठीक है, इंक्रीज द ओवरऑल टैक्स बर्डन कौन बढ़ाना चाहेगा, कट कर दो। टैक्स एडवांटेज ऑफ फेवरेबल टैक्स ड्यूरिडिक्शन, रिड्यूस द टोटल टैक्स लायबिलिटी। हाँ जी, ये रहेगा सही आंसर कि हम क्या करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को वहां ज्यादा करेंगे जहां पे टैक्स रेट कम होगा। ठीक है, तो इससे हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी क्या है वो कम हो जाती है। इसको कहते हैं जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो के लिए आखिरी क्वेश्चन, टैक्स इंसेंटिव फॉर इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट आर प्राइमरली प्रोवाइडेड टू। किसको प्रोवाइड किया जाता है टैक्स इंसेंटिव जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है? इंक्रीज इन कार्बन फुटप्रिंट, नो। प्रमोट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली या इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, ठीक है ये। डिस्करेज हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंश्योर लॉन्ग टर्म हायर टैक्स रिवेन्यू। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, जो कि ऐसी एक्टिविटी एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट हो, उसको प्रमोट करने के लिए टैक्स इंसेंटिव दिया जाता है। ये टैक्स इंसेंटिव लोअर द टैक्स बर्डन ऑन इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट, एनकरेजिंग ग्रीन इन्वेस्टमेंट। इसको क्या कहते हैं, ग्रीन इन्वेस्टमेंट, जो पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचाए और हमारे बिजनेस को भी बढ़ाए, ग्रीन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ होते हैं हमारे आज के 50 क्वेश्चंस पूरे। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाली वीडियो के लिंक आपको मिलते रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए ग्रुप, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस लिंक को जरूर ज्वाइन कीजिए, मतलब उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय।